तो औरत की नजर में मर्द का क्या होता है कि वो अपने घर में रह रहा है तो उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, पर एक शादी के बाद एक पुरुष की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। औरत ने आजकल तो खैर एक धंधा बना लिया है, शादी करो डाइवोर्स लो, उसके बाद जिंदगी भर आप एलिमनी पे अपना घर चलाओ, खर्चा चलाओ या अपनी जिंदगी चलाओ। एक निर्दोष सूली पर लटकता रह गया, कि एक निर्दोष सूली पर लटकता रह गया, कानून उसकी बेबसी पर हंसता रह गया। विवाह के गठबंधन में बंधे जब दो जन, विवाह के गठबंधन में बंधे जब दो जन, फिर सिर्फ मर्द ही क्यों फर्ज के नाम पर जलता रह गया। शादी के नाम पे जो मजाक बनाया जा रहा है शादी का, कि आज शादी हो गई, कल लड़ाई हो गई, डाइवोर्स हो गया, डाइवोर्स नहीं भी हुआ तो माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया। तो इन चीजों से शादी का कोई लेना देना नहीं है। शादी एक्चुअली पहले जमाने में हुआ करती थी, जिसे निभाया जाता था, जिसमें माँ बाप, घर परिवार, जिसमें सिर्फ लड़की लड़का ही नहीं जुड़ते थे, दो परिवार जुड़ते थे। शरीर भी कांपा था मेरा, कि हाँ शरीर भी कांपा था मेरा, जब हाथ लगाया उन दरिंदों ने अपने हाथों से, किसी कहर से कम ना थी उस रात की आवाज मेरी, हाँ चीख भी निकली थी सांसों से। तो एक कविता लिखी थी मैंने उस पे कि जिंदगी भर की कमाई लुटा देने वाले माँ बाप को मैंने रोते देखा है, कि जिंदगी भर की कमाई लुटा देने वाले माँ बाप को मैंने रोते देखा है, वो जरा बूढ़े क्या हुए उनकी औलाद को बदलते देखा है। जहाँ ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवियों की अपनी एक जिंदगी होती है, अपनी एक धारणा होती है, जो चीज़ जैसी है उनको वो वैसे पेश करते हैं, चाहे वो राजनीतिक मुद्दा हो या फिर उनके आसपास का कोई सोशल इशू। ऐसे ही हमारे साथ आज बात करने के लिए एक कवियत्री है जिनका नाम है खुशी पांडे। खुशी जी, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पे। बहुत शुक्रिया सर। तो सबसे पहले तो अपना परिचय दे दीजिए हम हमारी हर हर महादेव। मेरा नाम खुशी पांडे है, मैं मध्य प्रदेश रीवा जिला से बिलोंग करती हूँ और दिल्ली में अपने माता पिता जी के साथ रहती हूँ, और उन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं एक विशेष शिक्षिका हूँ और साथ ही मैं कविताएं लिखती हूँ। जो भी समाज है, उनके जीवन में क्या चल रही है, क्या घटनाएं हो रही हैं, अपनी कविता के माध्यम से वो मैं लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ। कैसी होती है कवि की जिंदगी, कवियत्री की खास तौर पे? आसान नहीं होती है। जब पहले कविताएं मैं लिखा करती थी, अगर मैं अपनी ज़िंदगी की बात करूं तो पहले जब मैं कविताएं लिखा करती थी तो घर में भी क्या लिखती रहती हो, इसमें कोई भविष्य नहीं, कोई करियर, पर वो मैं भविष्य बनाने के लिए मैंने कभी लिखा ही नहीं। मैंने वो लिखा जो मेरे मन में था, जो बातें मैं किसी से नहीं कह सकती, वो मैं एक पन्ने पे उतार दिया करती थी। धीरे धीरे अपने मन की बातें समझते समझते सामने वाले इंसान के दिल में क्या है, मैंने वो समझना भी शुरू किया। जैसे मेरी एक कविता है वृद्धाश्रम। मैं वृद्धाश्रम गई थी, उस दौरान मैंने वहाँ के माता पिता से बात की, जो उन्होंने बताया मैंने उसे उतारा। फिर अभी एक केस हुआ था, आपने सुना होगा, एक रेप केस हुआ था, डॉक्टर मौमिता, उनका दर्द भी मैंने बयां किया है, चीख कविता का नाम है। उसके अलावा मैंने निर्दोष लिखा है अतुल सुभाषी के लिए। तो ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं जिससे समाज तक बहुत सारे मैसेजेस पहुंच सकते हैं। ये जो वृद्धाश्रम के ऊपर आपने कविता लिखा है, अगर उसकी दो चार लाइनें आप सुना दें। जी हाँ, तो मेरी जो कविता है वृद्धाश्रम, वो वृद्धाश्रम जाने के बाद ही पता चला कि माँ बाप के दिल में कितना दर्द होता है, और जिनके बच्चे लायक भी हैं उनको संभालने के, वो उन्हें संभालने की बजाय उन्हें किसी भी अनाथालय में या वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। तो एक कविता लिखी थी मैंने उस पे कि जिंदगी भर की कमाई लुटा देने वाले माँ बाप को मैंने रोते देखा है, कि जिंदगी भर की कमाई लुटा देने वाले माँ बाप को मैंने रोते देखा है, वो जरा बूढ़े क्या हुए उनकी औलाद को बदलते देखा है। पकड़ उंगली चलना सिखाया, कंधों पर बोझ उठाया, कि पकड़ उंगली चलना सिखाया, कंधों पर बोझ उठाया, दिन रात जला रक्त अपना माँ बाप ने परिश्रम किया, और आई जब बहू बेटी की बारी क्यों वृद्धा आश्रम को धर दिया। तो ये कविता का पहला बंद है जी। ऐसे इस कविता में आगे मैंने बताया है कि ज्यादातर अमीरों के माँ बाप को ही मैंने वृद्धाश्रम में उतरते देखा है। गांव समाज के लोग तो अपने माँ बाप को रख लेते हैं, उनको गांव के लोगों को मर्यादा पता है। यहाँ अगर आप घरों में जाएंगे तो आप देखेंगे कि बड़े बुजुर्गों के साथ कितना अनादर हो रहा है। ये धारणा बनती कहाँ से अमीर अमीर लोगों में, खास तौर पे चाहे वो दुनिया का कोई भी देश हो, वृद्धाश्रम आपको वहाँ जरूर मिलेगा। हाँ जी सर, क्या होता है ना, जो व्यापार के लोभ में बच्चे इतने फंस जाते हैं, उनके लिए पैसा इतना कुछ हो जाता है कि अगर माँ बाप 5 मिनट अपने साथ बैठने के लिए कह दे तो उन्हें बहुत बड़ा लगने लगता है। ये सोशल मीडिया और नेम फेम के चक्कर में बच्चे दिखा तो देते हैं हम अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे, पर एक्चुअली उनके पेरेंट्स को जो 5 मिनट चाहिए, जो 10 मिनट चाहिए कि बैठ के उनको सुन लो आप, उनको वो वक्त उनके पास नहीं होता है। और सबसे ज्यादा महत्व देता है जिंदगी में वक्त सर। अगर आप किसी को वक्त दे रहे हैं
तो उससे बड़ा दान या योगदान कुछ भी नहीं है। और किन चीजों पे लिखा है आपने? सर और मैंने लिखा है एक मैंने लिखा था रेप केस पे सर। जी, वो जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जब हुआ था। जी जी सर, वो जो डॉक्टर क्या था, मोहम्मद एक बार आप उसकी विचार लाइन अगर पढ़ के बता दें हमारे दर्शकों को। कविता मैंने लिखी थी पहले एक बार हुआ था निर्भया कांड, उसके बाद हुआ है डॉक्टर मौमिता। ये दोनों ही अपने आप में दर्दनाक हैं, पर समाज सिर्फ कुछ दिनों तक ही मोमबत्तियां जलाता है। अच्छा, एक चीज़ और अपडेट करना चाहूँगी सर। दिल्ली के सरकारी स्कूल में, अभी सर्वोदय स्कूल है, वहाँ 7 साल की बच्ची के साथ पिछले 3 महीने से रेप किया जा रहा था जी। और स्कूल का ही कोई स्वीपर ये चीज़ कर रहा था, जिसके लिए अभी तक यहाँ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। आप देख रहे होंगे कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, सिर्फ उसको जेल में डाल दिया गया। मतलब हिंदुस्तान का ये है कि अभी भी जब हम बात कर रहे होंगे तो शायद कहीं ना कहीं किसी न किसी किसी न महिला किसी या, के साथ साथ दुष्कर्म हो रहा होगा या तो फिर रेप हो जरूर। रहा होगा। तो अगर आप अपनी कविता के जरिए अगर लोगों को समझा सकें। जी, तो मैं उस कविता की 4 पंक्तियां पढ़ूंगी कि जी। हाँ चीख भी निकली थी सांसों से मेरी, हाँ चीख भी निकली थी सांसों से मेरी, हाँ आंसू भी आए थे आंखों से मेरी, हाँ शरीर भी कांपा था मेरा, कि हाँ शरीर भी कांपा था मेरा, जब हाथ लगाया उन दरिंदों ने अपने हाथों से, किसी कहर से कम ना थी उस रात की आवाज मेरी, हाँ चीख भी निकली थी सांसों से मेरी। ये 4 लाइन है। उसके बाद पहले बलात्कार फिर हत्या, कि पहले बलात्कार फिर हत्या, जिंदा भी नहीं छोड़ते सर, मार देते हैं, कि पहले बलात्कार फिर हत्या, ये औरत होने की सजा मेरी, रौंदा था जब उसने मेरे शरीर को, रूह भी तो घायल हुई मेरी, जरा असर ना हुआ था हैवानों पर, कि जरा असर ना हुआ था हैवानों पर, सुनकर वो बिलखती हुई सिसकियां मेरी, हाँ चीख भी निकली थी सांसों से मेरी। ये भी एक तरीके से दर्शाता है जो हमारे मतलब हिंदुस्तान के अंदर लॉ भी इस तरीके का है, जिसका मतलब अभी आप देखेंगे हाल में कि मानव शर्मा, आपने सुना होगा कि आज ही उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो इस तरीके की भी नौबत आ जाती है कहीं ना कहीं। मतलब हिंदुस्तान का लॉ खासतौर पर निर्भया के बाद से जो है वो लड़कियों के फेवर में, लड़कियों फीमेल्स के फेवर में वो ज्यादा जा रहा है। जी जी। एज एन पोएट आप उसको एक कवित्री के तौर पे कैसे देखती हैं? ये जो इससे पहले अतुल अग्रवाल ने सुसाइड कर दिया। जब अतुल सुभाष जी ने आत्महत्या की, तो उस केस को अगर आप ध्यान से पढ़ो, ढंग से पढ़ो, तो एक लड़की जो शादी कर कर आती है, अरेंज मैरिज कर कर आती है, 100 सपने लेकर आती है, वो अपने सपने गिना देती है, अपने फर्ज गिना देती है, पर वो एक मर्द के प्रति जो फर्ज बनता है शादी के बाद, वो उसे नहीं देख पाती, क्योंकि वो घर छोड़ के नहीं जाता। तो औरत की नज़र में मर्द का क्या होता है कि वो अपने घर में रह रहा है तो उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, पर एक शादी के बाद एक पुरुष की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। जब औरत ने, आजकल तो खैर एक धंधा बना लिया है, शादी करो डाइवोर्स लो, स्कैम एलिमनी चल लो। रहा है एक तरीके से वो। हाँ, कि बस शादी करके एक शादी का नाम हो गया, उसके बाद जिंदगी भर आप एलिमनी पे अपना घर चलाओ, खर्चा चलाओ या अपनी जिंदगी चलाओ। तो उस पे मैंने लिखा था कि टाइटल था निर्दोष, ट्रिब्यूटेड टू अतुल सुभाष जी, की आंखों से उतर जाए जब पट्टी अंधे कानून की, कि आंखों से उतर जाए जब पट्टी अंधे कानून की, सोच कर देखना क्या अहमियत रह गई इंसाफ के जुनून की। एक निर्दोष सूली पर लटकता रह गया, कि एक निर्दोष सूली पर लटकता रह गया, कानून उसकी बेबसी पर हंसता रह गया। विवाह के गठबंधन में बंधे जब 2 जन, विवाह के गठबंधन में बंधे जब 2 जन, फिर सिर्फ मर्द ही क्यों फर्ज के नाम पर जलता रह गया। क्या कोई इज्जत नहीं उसके मान सम्मान की, आंखों से उतर जाए जब पट्टी अंधे कानून की। तो ये मेरी उस कविता का एक बंद था। मेरा मानना है कि अगर आप औरतों के लिए रूल्स बना रहे हैं तो पुरुषों के लिए भी बनाएं, सही गलत में अंतर करें। ये नहीं कि सिर्फ एक के फेवर में हो करके एक का सुन के आप एक की जिंदगी बर्बाद करते नहीं तो आज भी जो शर्मा जी ने जो सुसाइड किया, उन्होंने भी यही बोला है कि मर्दों के बारे में कुछ सोचे, हमारा जो कानून है तो वो मतलब मर्दों को लेकर के भी सोचे, ताकि इस तरीके की जो है वो घटनाएं ना हो, बार बार ना हो। और आपने किन चीज़ों के ऊपर और लिखा है? सर वैसे तो मैं ज्यादातर ये सोशल टॉपिक्स पे लिखती हूँ, कभी कभी अवेयर करने के लिए लोगों। हाँ जी, अवेयर करने के लिए। कभी कभी होता है कि कुछ प्रेम के ऊपर लिख देती हूँ कुछ पंक्तियाँ, जैसे मैंने अपने शिव जी को लेकर के लिखा था कि अगर मेरा फ्यूचर हस्बैंड होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए। तो उनके लिए मैंने लिखा था कि सुनो प्रियतम तुम रहना शिव से, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी बन जाऊंगी।
सुनो प्रियतम, तुम रहना शिव से, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी बन जाऊंगी, और सुख दुख का बनना मेरे हिस्सा तुम, मैं तुम्हारी जिंदगी का खूबसूरत किस्सा बन जाऊंगी। वाह क्या बात है। तो ये जो पीढ़ी चल रही है आज के दौर में, आपको लगता है कि ये लोग इंटरेस्टेड है शादी करने में, खास तौर पे अभी की जो जनरेशन चल रही है 2000 के बाद वाली, देखिए जिसको सर, जेंजी कहा जा रहा है, और काफी ट्रोल भी होते हैं इसको लेकर के। कुछ लोग उम्र से पहले शादी कर रहे हैं जिनकी उम्र नहीं हो, और कुछ लोगों की उम्र बीत गई वो भी शादी नहीं कर रहे हैं। तो शादी अपने आप में जिंदगी में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि एक उम्र के बाद आपको एक जीवन साथी की जरूरत जरूर पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं आप पूरी जिंदगी या पूरा जीवन अकेले बिता लेंगे, कोई ना कोई सहारा आपको चाहिए। पर शादी के नाम पे जो मजाक बनाया जा रहा है शादी का, कि आज शादी हो गई, कल लड़ाई हो गई, डाइवोर्स हो गया, डाइवोर्स नहीं भी हुआ तो माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया, तो इन चीजों से शादी का कोई लेना देना नहीं है। शादी एक्चुअली पहले जमाने में हुआ करती थी, जिसे निभाया जाता था, जिसमें माँ बाप, घर परिवार, जिसमें सिर्फ लड़की लड़का ही नहीं जुड़ते थे, दो परिवार जुड़ते थे। आज के टाइम पे मैं डिनाई नहीं करती लव मैरिज बेकार है, लव मैरिज है, पर जो लोग भाग के शादी करते हैं मैं उनके खिलाफ हो जाती हूँ। तो इन भागने वाले पर भी कुछ लिखा है क्या आपने? नहीं सर, मैंने भागने वाले पे क्या ही लिखा जाएगा। ये जब अपनी जिंदगी के सारे फैसले खुद कर लेते हैं तो इन पे कुछ लिख के मैं इनका फैसला कैसे करूंगी। और अगर मतलब जैसे मैं पत्रकारिता में आना चाहता था, मैंने अपने घर वालों से बोला तो पहले उन्होंने मना कर दिया कि कोई फ्यूचर नहीं है ये वो, क्या इस तरीके का भी है मतलब? हाँ जी सर, पोएट बनने में प्रॉब्लम्स तो मतलब घर वालों को अगर बोलो, लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं। एक्चुअली मेरे पापा का था कि हम कोई गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाएं या कोई कोर्स वगैरह करके। मिडिल क्लास की पहली सोच यही होती हाँ, है। तो बट मेरे नाना जी, मैं उन्हें आज भी बहुत याद, वो बहुत सपोर्टिव थे। उनका ये कहना था तुम अपने जीवन में जो करना चाहते हो तुम वो करो, किसी के कहने पे तुम किसी पथ पे मत चलो। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा ये पथ है और सही पथ है तो तुम उसी पथ पे चलो, उसी रास्ते में चलो। तो मेरे लिए मेरी पहली प्रेरणा मेरे नाना बने हैं, और वो अब इस दुनिया में नहीं है, होते तो आज उन्हें बहुत प्राउड फील होता। तो माँ बाप को कुछ बोलना चाहेंगे आप, जो मतलब पहले कन्वेंस में नहीं मानते हैं शायद, फिर बच्चों को भी अपने जिद पे उतरना पड़ता है कि हाँ अब मैं कुछ करके दिखा सकता हूँ, क्योंकि उनको हमेशा से होता है कि हम कुछ सपोर्टिव कर रही सकते हैं। हैं। अगर मैंने अपनी मम्मा से बोला है कि मुझे ये करना है तो वो मुझे हमेशा मोटिवेट करती रही हैं, हाँ तुम करो। पापा थोड़े स्ट्रिक्ट रहे हैं, पापा कह रहे हैं नहीं इसमें कुछ नहीं है, नौकरी करो, पैसे कमाओ, इसमें करियर नहीं है, फ्यूचर नहीं है। बट एक टाइम के बाद जब उन्होंने देखा कि मैं लिख रही हूँ और मैं कुछ ऐसा लिख रही हूँ जिससे समाज तक मैसेज पहुंच रहा है, तो फिर उन्होंने भी मुझे वहाँ पे सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और आज का दिन है उन्हें बहुत प्राउड फील होता है मुझ पे। आपके वीडियो शेयर करते हैं आपके? हाँ जी सर, बिल्कुल करते हैं। इवन उनके कांटेक्ट में जितने लोग हैं वो सब लोग मेरे वीडियोस देखते हैं। और जो बच्चे मतलब सोच रहे कि हम साहित्य की दुनिया में कदम रखें हैं, तो जी। फिर उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल रखना चाहिए साहित्य की दुनिया में कदम। आप अपने जीवन को जी पाते हो, इस जो बिजी लाइफ है, इस बिजी लाइफ से आप अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल पाओगे, वहाँ आप जान पाओगे एक्चुअल में जीवन क्या है, संघर्ष। क्योंकि आजकल लोगों को लगता है जीवन पैसा है, पैसा जरूरी है जीने के लिए, पर उतना ही जरूरी है आपका अपना वक्त, जो आप अपने घर वालों के साथ, अपने परिवार के साथ, खुद के साथ बिता रहे हैं। तो जाना चाहिए सर साहित्य की पढ़ना, तरफ। क्योंकि इस लाइन में पढ़ना तो जरूरी है। बहुत जरूरी है। अगर आप पढ़ रहे हैं तभी आप लिख रहे हैं, और जब आप लिख रहे हैं तो आप सुना रहे हैं। कुंभ का एक्सपीरियंस कैसा रहा था आपका? जी सर, मैं कुंभ गई थी पहले, बहुत मेरा 2 महीने पहले से प्लान चल रहा था। कुंभ का टाइम भी नहीं आया था, जनवरी से कुंभ जाना है लग गया था। मतलब 2024 ही चल रहा था, तब से था कि हमें कुंभ जाना है। पर वही है कि जब बुलाएंगे महादेव तभी तो आप जाएंगे। आखिरी आ गया, आखिरी मतलब लास्ट के 20 फरवरी को मैं यहाँ से निकली थी कुंभ के लिए। कहीं भी आप कुछ भी अच्छा काम करने जा रहे हो तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ है सर। और हम यही चीज़ अंदर लेकर के निकले थे, क्योंकि सुनने में आ रहा था वहाँ पे अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पे घटनाएं घटित हो रही हैं। कभी भगदड़ मच जा रही है, कभी अटैक्स हो जा रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है ना, कभी आग लग जा रही है। तो दिल में एक डर था कि जा रहे हैं पर लौट के पता नहीं कैसे आएंगे। हम बाय रोड गए थे और हमें लगभग यहाँ से हम शाम के 4 बजे निकले थे और सुबह के 10 बजे पहुंचे थे वहाँ। ट्रैफिक में फंस गई थी? जी हाँ, बिल्कुल ट्रैफिक में फंसे थे। और असली मजा उस सफर का था, मंजिल का नहीं था। असली मजा उस सफर का था। और जब हम वहाँ पहुंचे, वहाँ जाकर के हमने देखा जो टीवी पे दिखा रहे हैं बढ़ा चढ़ा के बहुत भीड़ है, ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं था। एक नॉर्मल भीड़ थी। हम गए, हमने स्नान किया। हाँ, बस इतना है कि अगर आज कुंभ में मैं कोई दुकान लगा के बैठी होती ना सर, तो आज मैं करोड़पति होती। अच्छा।
हाँ, व्यवस्था कैसी थी वहां पर की? बहुत अच्छी व्यवस्था थी। जो वहाँ पे योगी जी ने व्यवस्था की थी, जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पे पुलिस लगाए थे या जो अवेयरनेस की थी, बहुत अच्छी थी। जगह जगह पे पीने का पानी, कूड़ेदान, सफाई, सुरक्षा, पुलिस। अगर कोई वृद्ध जा रहा है, नहीं चल पा रहा है, तो वहाँ पे उन्होंने बाइक सेवा भी रखी थी, स्कूटी सेवा भी रखी थी। फ्री भी थी, बट कुछ लोग उसे फ्री कर रहे थे और कुछ लोग उसे अपनी आमदनी के तौर पे कर रहे थे। गंगा का पानी कितना साफ था? सिर्फ जहाँ पे अब 55 करोड़ लोग नहा रहे हैं, वहां का पानी कितना ही साफ होगा। गंगा का पानी खत्म हो चुका है। अच्छा। क्योंकि अगर 5 लीटर के हिसाब से भी लोग भर भर के ले जा रहे हैं गंगा जल, तो उस हिसाब से संगम का पानी एकदम खत्म हो गया है, जहाँ से जो कि वहाँ पानी छोड़ा जा रहा है। एक्चुअली गंगा का पानी अब दूसरी तरफ से तीसरी तरफ छोड़ा जा रहा है। और हम लोग अरैल घाट तक ही रह गए थे, क्योंकि संगम के सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे। वहाँ ऑलरेडी बहुत भीड़ थी, और भीड़ के साथ साथ वहाँ जो नाव के चार्ज थे ना सर, पर हेड 1700 एक बार का, दूसरी बार का अलग। तो हम अरैल घाट पे ही थे, और अच्छा था अरैल घाट पे भी। अगर आप कुंभ में पहुंच गए हैं, आप गंगा स्नान कर ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जरूरी नहीं है कि आप संगम तक जाएं या त्रिवेणी तक जाएं, क्योंकि त्रिवेणी और संगम का बहुत बुरा हाल हो रखा है। वहां पे अगर आप जा रहे हैं तो फंसेंगे जरूर। चलिए ठीक है, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।